students, today we are going to discuss with new topic. न्यू इसलिए बिकॉज आपके पास ये +1 में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं था, तो CUT के एग्जाम में आपके पास है. ठीक है, टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. यानी कि आपको पता है जो प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है ये आपके पास दो टाइप का होता है. ठीक है, टू टाइप्स के आपके पास, एक शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट पीरियड कह लीजिए, शॉर्ट रन. ठीक है, शॉर्ट पीरियड, और दूसरा आ रहा है आपके पास लॉन्ग पीरियड. ठीक है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन LVP शॉर्ट फॉर्म, वो था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, शॉर्ट पीरियड. और जो आपके पास आ रहे हैं उसको आप साथ में कहते थे रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहा जाता है. और जो लॉन्ग पीरियड है दैट इज रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल यहां पे था, साथ में रिटर्न्स टू फैक्टर्स. क्लियर. और शॉर्ट पीरियड में क्या था, जब आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आप सिर्फ शॉर्ट पीरियड होने के कारण जो फिक्स फैक्टर है उसको इंक्रीज नहीं कर पाते. यानी कि आपको कोई ऑर्डर है शॉर्ट पीरियड में पूरा करना है. ठीक है, मान लीजिए 1 वीक का टाइम है, तो आप उसको एकदम से अपनी जो फिक्स फैक्टर है जैसे कि लैंड, मशीनरी है, कैपिटल, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते. तो आपको ऑर्डर अगर पूरा करना है तो आपको वेरिएबल फैक्टर, लेबर्स को आप हायर करोगे ज़्यादा. यानी कि जब शॉर्ट पीरियड में जब भी आपने प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज करनी है शॉर्ट पीरियड में, तो आप फिक्स फैक्टर आपके पास होते हैं. ठीक है, फिक्स फैक्टर है, एक होता है वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, वेरिएबल फैक्टर यानी कि जो फिक्स फैक्टर कैपिटल है, लैंड, कैपिटल, मशीनरी, वो फिक्स्ड है. यानी कि आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करोगे, लेबर, रॉ मटेरियल वगैरह को इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, बट इन लॉन्ग पीरियड आपके पास ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. जो सारे फैक्टर हैं वो आपके पास वेरिएबल है, चेंज कर सकते हो. लॉन्ग पीरियड में आपके पास इनफ टाइम है कि आप मशीनरी नहीं लेनी है, कोई प्लांट नया लेना है आपने, तो आप ले सकते हो. क्लियर. लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर आर वेरिएबल. तो दूसरा आपके पास इसमें जो था, इसमें आपके पास आ रहे थे 3 फेसेस भी थे. जो प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स आते थे. ठीक है, 3 फेसेस थे इसके. इसमें आपके पास अभी आपको मैं क्लियर करूंगी, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं. ठीक है, क्लियर. फिर आपके पास एक पॉइंट आता है स्केल ऑफ आउटपुट. ध्यान से सुनिए, यानी कि स्केल ऑफ आउटपुट का मतलब आता है कि जो स्केल ऑफ आउटपुट है, जो आपके पास आउटपुट होनी है, मतलब उसका स्केल ऑफ आउटपुट शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होता. चेंज क्यों नहीं होता? बिकॉज आपके पास जो वेरिएबल फैक्टर है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो. फिक्स फैक्टर आपके पास फिक्स रहेंगे, मशीनरी, कैपिटल आपके पास फिक्स्ड है, और जो वेरिएबल फैक्टर है वो आपके पास सेम, उनकी जो परफेक्शन है वो सेम है. ठीक है, बिकॉज आप पैसा इन्वेस्ट कर नहीं सकते हो कैपिटल. ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट पीरियड में स्केल ऑफ आउटपुट आपका चेंज नहीं होता. ठीक है, बिकॉज सारे जो वेरिएबल फैक्टर है, सबकी जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है सेम है. और इधर आपके पास यानी कि स्केल ऑफ आउटपुट आपके पास चेंज नहीं होता. और यहाँ पे लॉन्ग पीरियड में स्केल ऑफ आउटपुट आपके पास चेंज होता है, बिकॉज अब सारे फैक्टर वेरिएबल्स हैं. आप नई टेक्नोलॉजी हायर करोगे, मशीनरी हायर करोगे, तो आपकी सारी एफिशिएंसी सबकी इंक्रीज होती है. यानी कि स्केल ऑफ आउटपुट लॉन्ग पीरियड में इंक्रीज होगा. फिर आपके पास आती है फैक्टर रेशो. जो फैक्टर रेशो होती है, फैक्टर रेशो आपके पास टेंड्स टू चेंज, इसमें चेंज होती है शॉर्ट पीरियड में. क्यों? बिकॉज ऑफ फिक्स फैक्टर है. लैंड आपके पास मान लीजिए फिक्स है, तो वेरिएबल फैक्टर्स 2, लेबर 3, 4, इसको आप चेंज कर रहे हो, तो फैक्टर रेशो इसमें चेंज होती है. ठीक है, इसमें आपके पास फैक्टर रेशो चेंज नहीं होती, वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है. क्लियर. यानी कि शॉर्ट पीरियड में फैक्टर रेशो टेंड्स टू चेंज, इसमें फैक्टर रेशो मतलब चेंज नहीं होती, वो सेम प्रोपोर्शन से मतलब इंक्रीज होती है. ठीक है, तो ये आपके पास इसमें डिफरेंस था. आपको पॉइंट से काफी सारे एमसीक्यू इसके आपके बन जाएंगे. अब आपके पास आ रहा है जो आपके पास प्रॉपर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल आपके पास 3 स्टेजेस आएंगी. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, दूसरा कांस्टेंट, एक आपके पास आ रही है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू
आपके पास आ रही है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। फिर आएगी आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है, देखो लॉन्ग पीरियड है, आपके जो लेबर है 1 2 3 4 5 6 8 वेरी जो ठीक इंक्रीज कर रहे हो, जो आपके पास यूनिट्स ऑफ कैपिटल थे जैसे कैपिटल मशीनरी जो भी आप कह रहे हो, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे इंक्रीज हो रही है आपकी। लॉन्ग पीरियड की बात है, लॉ ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न्स टू उसके लॉन्ग पीरियड है, सारे फैक्टर आपके पास वेरिएबल है। यानी कि आपने ये ध्यान रखना है जो आपने इंक्रीज करना है वो आपका सेम प्रपोर्शन होना चाहिए, सेम प्रपोर्शन। जैसे यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि उधर आपका 2 से 4 हुआ, फिर 2 का इंक्रीज हुआ, सेम प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास रिटर्न्स टू स्केल में सेम प्रपोर्शन से जो आपके सारे फैक्टर्स हैं इंक्रीज होंगे। प्रपोर्शन आपने सेम रखना है, कुछ भी रख सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे 1 और 2 ले रहे हो, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो 2 और 4 है, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर 4 ले रहे हो उधर आप 8 ले रहे हो, ठीक है, फिर आप अगर इंक्रीज करना चाह रहे हो यहाँ पे 8 फिर 16, यानी कि डबल कर रहे हो आप, 100% इंक्रीज, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब सेम रखना है आपने प्रोपोर्शन, ये आपको वैल्यू आपकी चेंज भी हो सकती है, ठीक है। अब तो आपको जो क्लियर कट मतलब दिया होगा कि यानी कि इंक्रीज इन इनपुट दिया होगा, मान लीजिए अगर तो आपको क्लियर कट दे रखा है, वेल एंड गुड, तो फिर हमने दोनों चीजें अगर आपको क्लियर कट दे रखी हैं, मैं भी आपको क्लियर करती हूँ, इंक्रीज इन इनपुट्स या इंक्रीज इन जो भी टोटल प्रोडक्शन है क्लियर कट दे रखी है, फिर तो आपको क्लियर बिल्कुल इजी है करना। जैसे कि यानी कि कहने का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है कि जब हमारी जो परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, जो परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स, ठीक है, इज लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन। यानी कि आप देखिए यहाँ पे जो इनपुट से आपने 100 डाले हैं, आपने 100 इनपुट डाले हैं, आपकी आउटपुट निकली है 200, क्लियर। फिर आपने इनपुट से आपके 50%, यहाँ पे आपके 100% है, यानी कि आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है यहाँ पे आपके पास, यानी कि टोटल प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो रही है। यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स, ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी कि आपके पास टीपी इंक्रीज हो रही है, इनपुट से ज्यादा इंक्रीज हो रही है, दैट इज आपके पास आ रहा है रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये पोर्शन है, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में इंक्रीजिंग IRS भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, ओके क्लियर। और उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे अगर 30% है, इनपुट में इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट में भी इतना हो रहा है, यहाँ पे भी सेम है तो सेम है, यानी कि ये आपके पास आ रहा है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इज नाउ इक्वल टू, अब आपके पास ये सिचुएशन इक्वल टू वाली है, दोनों में इक्वल चेंज हो रहा है, यानी कि आपके पास कांस्टेंट रिटर्न है, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स है। एक और बात, जब आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब आपके पास कॉस्ट कम पड़ रही है आपको, ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न को आप डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। इंक्रीजिंग रिटर्न है ना, आप यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न जा रही है, यहाँ पे रिटर्न आपको ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि उसको आप डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कह सकते हो, दूसरा नेम इसका, या डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर आपके पास आ रही है ये कांस्टेंट, जितना आपने इनपुट डाला था उतना ही आपके पास टीपी भी उतनी इंक्रीज हो रही है, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आ रहे हैं, यानी कि उसको आप होमोजेनियस लीनियर भी प्रोडक्शन कह सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा आपके पास केस आ रहा है कि जब आपने इनपुट देखिए 20% डाले थे, तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट 10% आ रही है, यानी कि इनपुट्स आपके ज्यादा हैं, इनपुट्स आप ज्यादा डाल रहे हो, आउटपुट आपकी कम आ रही है, यहाँ पे भी इनपुट्स आपके ज्यादा है, आउटपुट कम आ रही है, तो यानी फिर आपके पास ये हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहे हैं, आपको रिटर्न कम आ रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट फॉर्म डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, या आप इसको कह सकते हो इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है, आपकी कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा है, दो नेम हो गए ना, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल और इंक्रीज इन कॉस्ट। और दूसरा एक और बात, जब आपके पास ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आ रहे हैं, ऐसे क्यों होता है, बिकॉज इसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती हैं, ठीक है। इंटरनल मतलब ऐसे कैसे है कि अगर आप यूज कर रहे हो वेरिएबल फैक्टर सारे, तो आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है,
प्रॉपर डिविजिबिलिटी ऑफ लेबर कर सकते हो कि जिसको जो एफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा, ठीक है। आपको इंटरनल इकोनॉमीज मिल रही है, बचत हो रही है आपको, ठीक है। दूसरा आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी मिल रही है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज कैसे, मान लो आपने प्लांट मशीनरी लगाई, अगर आप मशीन से थोड़े से यूनिट की प्रोडक्शन करोगे, मान लीजिए 20-25 कर रहे हो, तो आपको वो कॉस्टली पड़ेंगे। अगर यही आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो आपको चीज़ थोड़ी कम रेट पे पड़ेगी, ठीक है ना। आपको एक्सटर्नल इंटरनल इकोनॉमीज यहाँ पे हो रही हैं। और यहाँ पे जो आपकी स्टेज आ रही है जो कांस्टेंट है, दोनों आपस में बराबर हो रही हैं। और इसके बाद आपकी जो स्टेज आ रही है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो इकोनॉमीज आर काउंटर बैलेंस्ड, यानी यहाँ इस स्टेज के बाद ना कांस्टेंट रिटर्न्स के बाद आपकी जो इकोनॉमीज है, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, काउंटर बैलेंस्ड बाय डिस इकोनॉमीज, यानी कि ये यहाँ आपके पास अब आपके पास डिस इकोनॉमी में बदल रही हैं। क्यों? बिकॉज आपके पास देखिए, आप ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब सारा फैक्टर्स, जब ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके पास जो रॉ मटेरियल आपको कॉस्टली भी मिलेगा, ठीक है, शॉर्टेज के कारण कॉस्टली भी मिलेगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं आप कर पाते कई बार, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण आपकी जो इकोनॉमीज थी इंटरनल और एक्सटर्नल, आप उसको दिस इकोनॉमी में आपकी कन्वर्ट होने लग पड़ती है आफ्टर द स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। क्लियर? और एक बार ये तो ठीक है, आपको पास ये क्लियर कट दे रखा है उसने। अगर आपको क्लियर कट नहीं भी दे रखा होता, सिर्फ ये वेरिएबल फैक्टर दे दिए दोनों और इधर टीपी दे दी, तो आप इसको परसेंटेज को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये आपका 100% इंक्रीज इन इनपुट कितना आया, देखो फर्स्ट तो आपको पता क्लियर गया, यहाँ पे देखो कितना चेंज कितना है, 2 का चेंज है, चेंज कितना है आपका यहाँ पे पास 2 चेंज डिवाइडेड बाय 2 ओरिजिनल इंटू 100 करोगे तो आपके पास ये आ रहा है। और यहाँ पे ये 50 कैसे आया, यानी कि यहाँ पे आपके पास कितना चेंज आ रहा है, 2 का चेंज 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, परसेंटेज निकालनी है तो 50 है। ऐसे यहाँ पे आप ये 33 आपके पास वैल्यू कैसे आ रही है, 2 का चेंज 2 वैल्यू पर चेंज आएगी ना, 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 करोगे आपके पास 33 आ रहा है। अब परसेंटेज आप इजीली इसको निकाल सकते हो। ऐसे ही आपके पास इधर है, टीपी आपको दी हुई है, अगर तो परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ये टीपी निकालनी है अब इसकी, यानी कि इसमें चेंज कितना आ रहा है आपके पास 30 का, 30 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप इसके साथ चेंज को डिवाइडेड बाय ओरिजिनल करके परसेंटेज खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि ये आपको क्लियर कट परसेंटेज दी भी हो सकती है और ये क्लियर कट नहीं भी दी हो सकती है। अगर नहीं दी तो आप उसको, आपको फैक्टर्स दिए होंगे वेरिएबल फैक्टर्स और टीपी दी, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि इंक्रीजिंग रिटर्न है, ठीक है ना। अगर आपके पास इनपुट्स मतलब आउटपुट ज़्यादा आ रही है तो इंक्रीजिंग रिटर्न है, फिर ये कांस्टेंट जा रहे हैं, ये डिमिनिशिंग जा रहे हैं। यानी कि एक दूसरी एक और बात, खास बात जो, यानी कि जो आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न है, मान लीजिए आपके पास ये है, आपके पास आ रही है, यहाँ पे आपके पास आउटपुट थी, ठीक है, आउटपुट है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल फैक्टर्स आ गए आपके, वेरिएबल फैक्टर्स यानी कि लैंड और कैपिटल दोनों आ गए। तो यानी कि जो इंक्रीजिंग उसमें है तो आपके पास वो ऐसी जाएगी फ्लैटर, जो आउटपुट की जो शेप आ रही है आपके प्रोडक्शन फंक्शन की फ्लैटर जाएगी, यानी कि आपके पास आउटपुट में, ठीक है, ज़्यादा चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, आपने इतने वेरिएबल बढ़ाए तो आपके पास आउटपुट में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जब कांस्टेंट में आपके पास यही शेप है, वो 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी, 45 डिग्री के, यानी कि सेम रहेगा, ठीक है, ओके। तो जो आपके पास ये थर्ड स्टेज है डिमिनिशिंग रिटर्न की, उसमें आपकी जो ये वाली शेप है आपकी इसके ऐसे इस टाइप से बनेगी, यानी कि आप इसको ज़्यादा डाल रहे हो वेरिएबल फैक्टर तो ये आपकी इंक्रीज मतलब हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास थे रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। होप है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बाकी कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। हैव अ नाइस डे।